शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें या अपनी रिसर्च खुद करें। तो चलिए आज एक ऐसे दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं जिसने बाजार के जानकारों को सच में हैरत में डाल दिया है। आज की चर्चा का विषय है हेरिटेज फूड्स की ताज़ा तिमाही यानी Q1 FY27 के नतीजे। हुआ कुछ यूं कि कंपनी ने कमाई के मामले में तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन मुनाफा अचानक से धड़ाम हो गया। सोचिए, बिक्री आसमान छू रही है और मुनाफा जमीन पर। आखिर एक सफल कंपनी के अंदर इतना बड़ा विरोधाभास कैसे पैदा हो गया? आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम इन 5 अहम पहलुओं पर गौर करेंगे। पहले, ग्रोथ का ये अजीब विरोधाभास। दूसरा, कैसे महंगाई ने मार्जिन को कम किया। तीसरा, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ने कैसे डूबती नैया पार लगाई। चौथा, कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग और एक्विजिशंस। और आखिर में इंडस्ट्री के मौजूदा खतरे और चुनौतियां। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, Q1 विकास का विरोधाभास। जरा सोच कर देखिए, एक बिजनेस बहुत शानदार चल रहा है, हर तरफ उसके प्रोडक्ट्स की भारी डिमांड है, लेकिन फिर भी तिजोरी में पैसा कमा रहा है। अजीब है ना? ठीक यही चीज इस तिमाही में देखने को मिली। एक तरफ टॉप लाइन यानी टोटल रेवेन्यू में 17.5% से ज्यादा का जबरदस्त उछाल आया। बिजनेस के फैलाव को देखें तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बॉटम लाइन यानी नेट प्रॉफिट लगभग 38% तक गिर गया। एक ही समय पर दो एकदम उल्टी दिशाएं। कोई भी सोच में पड़ जाएगा कि भाई जब इतनी बिक्री हो रही है तो सारा पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। अगर हम इन परसेंटेजेस को असली रुपयों में बदल कर देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। इस तिमाही में कंपनी ने 1338 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल किया। आपको बता दें, ये हेरिटेज फूड्स के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा तिमाही रेवेन्यू है। बाजार में डेयरी प्रोडक्ट्स की भारी डिमांड थी, लेकिन इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड बिक्री के बावजूद मुनाफा पिछले साल के 40.5 करोड़ रुपए से सिकुड़कर सिर्फ 25.2 करोड़ रुपए रह गया। मतलब बिक्री का पहाड़ खड़ा कर दिया, लेकिन मुनाफे के नाम पर बस राई हाथ लगी। साफ है कि अंदर ही अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो बाहर से एकदम नजर नहीं आता। और यही हमें ले जाता है हमारे दूसरे भाग पर, कैसे महंगाई ने मार्जिन को बुरी तरह घटा दिया। अगर ऑपरेशंस के डेटा पर नजर डालें तो असली कहानी सामने आती है। EBITDA यानी आसान भाषा में कहें तो ब्याज और टैक्स चुकाने से पहले की कमाई, उसमें 16% से ज्यादा की बड़ी गिरावट आई है। ये 73.9 करोड़ से गिरकर 61.8 करोड़ रुपए रह गया। और मार्जिन वो भी 188 बेसिस पॉइंट सिकुड़कर सीधे 4.62% पर आ गिरा। इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से समझें तो हर 100 रुपए की बिक्री पर कंपनी अब पहले के मुकाबले काफी कम पैसा बचा पा रही है। बिजनेस चलाने की जो लागत है ना, वो अचानक से बहुत महंगी हो गई है और उसी ने मुनाफे के उस बड़े हिस्से को निगल लिया जो असल में कंपनी के खाते में जाना चाहिए था। अब सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? तो इस मार्जिन के कम होने का सबसे बड़ा कारण था कच्चे दूध की खरीद कीमतों में आया 7% का भारी उछाल। दूध की कीमत बढ़कर 40.61 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई। हुआ क्या है कि मवेशियों के चारे का महंगा होना, चारे की कमी और ऊपर से मौसम की मार, इन सब ने मिलकर पूरी डेयरी इंडस्ट्री को कच्चे माल की भारी महंगाई में धकेल दिया है। अब जाहिर सी बात है, जब किसी डेयरी कंपनी का मेन कच्चा माल ही इतना महंगा हो जाएगा तो उसका सीधा और सबसे पहला असर तो उसके मुनाफे पर ही पड़ेगा ना। लेकिन इन सब आंकड़ों और स्प्रेडशीट्स के पीछे एक बहुत ही सधा हुआ और मानवीय फैसला छिपा है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ब्रह्मणी नारा की ये बयान ये बात बिल्कुल साफ कर देता है कि इस भारी महंगाई के बीच किसानों का साथ देना कंपनी की पहली प्राथमिकता थी। सप्लाई चेन को टूटने से बचाना और किसानों का भरोसा कायम रखने के लिए मैनेजमेंट ने तय किया कि इस बढ़ी हुई लागत का बोझ तुरंत ग्राहकों पर नहीं डाला जाएगा, बल्कि कंपनी इसे खुद उठाएगी। ये कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक बहुत सोची समझी रणनीति है। भविष्य की मजबूत सप्लाई चेन के लिए आज के मुनाफे की कुर्बानी दी गई है, ताकि ये पक्का किया जा सके कि भले ही आज मुनाफा कम हो, लेकिन कल दूध की कोई किल्लत ना हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, कैसे वैल्यू एडेड उत्पाद इस मुश्किल वक्त में तारणहार बने। कच्चे माल की इन तमाम चुनौतियों और बढ़ती लागतों से निपटने के लिए कंपनी ने एक बहुत ही जबरदस्त बचाव का रास्ता निकाल लिया है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, जिन्हें VAP भी कहा जाता है। पनीर, दही, छाछ और आइसक्रीम जैसे ये प्रोडक्ट्स अब कंपनी के टोटल रेवेन्यू में 44% का भारी भरकम योगदान दे रहे हैं। जी हाँ,
44%। ये वीएपी का अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सादे दूध पर अपनी निर्भरता कम करके ये प्रोडक्ट्स कंपनी को बाजार के उतार चढ़ाव और झटकों से काफी हद तक बचा रहे हैं। ये खास सेगमेंट कंपनी के लिए एक मजबूत ढाल का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इन प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स पर आम कच्चे दूध के मुकाबले कहीं ज्यादा तगड़ा मार्जिन मिलता है। वीएपी सेगमेंट के रेवेन्यू में साल दर साल 40% की विस्फोटक ग्रोथ देखी गई है। सिर्फ एक ही साल में ये आंकड़ा 5,636 मिलियन रुपए को छू गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। और अगर इसमें हम घी और मक्खन जैसे प्रोडक्ट्स को भी जोड़ लेना तो ये ग्रोथ और भी विशाल हो जाती है। असल में यही वो जगह है जहां से कंपनी का असली मुनाफा आ रहा है। और इस शानदार मोमेंटम को बनाए रखने के लिए कंपनी ने अपने 35वें स्थापना दिवस पर एकदम आक्रामक रुख अपना लिया। उन्होंने हेरिटेज क्रीमी शेक्स और फ्रोजन मलाई पनीर क्यूब्स जैसे नए और आकर्षक प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारे हैं ताकि सुपरमार्केट्स और ग्राहकों के रेफ्रिजरेटर्स पर पूरी तरह कब्जा जमाया जा सके। ये इस बात का सीधा इशारा है कि कंपनी आजकल के ग्राहकों की पसंद और उनकी मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ तेजी से तालमेल बिठा रही है। मकसद साफ है, ज्यादा मार्जिन वाले ग्राहकों को अपनी तरफ खींचना। अब बात करते हैं भाग 4 की, जहां हम देखेंगे कि कंपनी भविष्य के लिए अधिग्रहण और प्रीमियम उत्पादों पर कैसे काम कर रही है। अपने पूरे बिजनेस को फ्यूचर प्रूफ बनाने के लिए बहुत ही तेज और अग्रेसिव कदम उठाए जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए शमीरपेट में मौजूद आइसक्रीम प्लांट का बहुत तेजी से विस्तार किया जा रहा है। इसके साथ ही हेरिटेज नोवांडी फूड्स में बची हुई हिस्सेदारी का भी अधिग्रहण करके उसे पूरी तरह से अपनी इकाई बना लिया गया है। लेकिन सबसे दिलचस्प मूव रहा है गेटअवे ब्रांड की पेरेंट कंपनी में 7.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके 20% एक्स्ट्रा हिस्सेदारी खरीदना। ये कदम कंपनी को सीधे उन युवाओं के बीच खड़ा करता है जो हेल्थ को लेकर बहुत जागरूक हैं। पीनट बटर और जेली जैसी चीज़ों की डिमांड शहरों में बहुत तेजी से बढ़ रही है। और हाँ, निवेशकों का भरोसा बनाए रखने के लिए 2.5 रुपए की डिविडेंड का भी ऐलान किया गया है। ये सारे ताज़ा अधिग्रहण और विस्तार असल में एक बहुत ही क्लियर विजन 2030 स्ट्रैटेजी की तरफ इशारा करते हैं। बिजनेस की भाषा में इसे प्रीमियमाइजेशन कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अपना पूरा फोकस कम मार्जिन वाले साधारण दूध से हटाकर हाई मार्जिन वाले स्पेशल और हेल्दी डेजर्ट्स की तरफ शिफ्ट करना। देखिए, जब कच्चे दूध के दाम ऊपर नीचे होते हैं या चारे की कीमत बढ़ती है तो यही वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी के मुनाफे को बड़े झटके लगने से बचाते हैं, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की कीमत और मार्जिन दोनों ही कंपनी के अपने कंट्रोल में होते हैं। और आखिर में भाग 5, जहां हम इंडस्ट्री की वर्तमान चुनौतियों और जोखिमों को समझेंगे। लेकिन देखिए, राह इतनी आसान भी नहीं है। भारतीय डेयरी सेक्टर अभी भी कई तरह के दबावों से जूझ रहा है। मौसम की मार और मवेशियों के चारे का लगातार बढ़ता खर्च। इसका सीधा मतलब ये है कि कच्चे दूध पर महंगाई का ये दबाव फिलहाल तो कम होने वाला नहीं है। ऐसे में अपने कामकाज को किफ़ायती और एफिशिएंट बनाए रखना आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और तो और प्रीमियम डेजर्ट्स के मार्केट में घुसने का मतलब है बड़े शहरों में पहले से जमे हुए तगड़े कॉम्पिटिटर्स से सीधा मुकाबला। नए बाजार में मौके तो हैं, लेकिन साथ में रिस्क भी बहुत बड़ा है। और एक बात, जैसे जैसे ये प्रीमियम पोर्टफोलियो बढ़ता है, रेगुलेटरी बॉडीज की नजरें भी उतनी ही तेज हो जाती हैं। इसका एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण हाल ही में देखने को मिला। फूड सेफ्टी रेगुलेटर यानी FSSAI ने कंपनी से उनके पनीर की पैकेजिंग पर लिखे फ्रेश शब्द को लेकर स्पष्टीकरण मांग लिया। हालांकि कंपनी ने बिना देरी किए इसका एक बहुत ही डिटेल जवाब दिया और अपना बचाव किया। लेकिन यह वाकया साफ तौर पर दिखाता है कि इस प्रीमियम मार्केट में नियमों और लेबलिंग को लेकर कितनी ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। यहाँ एक छोटी सी चूक भी ब्रांड की इमेज पर भारी पड़ सकती है। तो इन सभी फाइनेंशियल नंबर्स, फ्यूचर प्लान्स और इंडस्ट्री के रिस्क को समझने के बाद आखिर में एक सबसे बड़ा सवाल उभरकर सामने आता है। क्या प्रीमियम और हेल्थ फोकस डिजर्ट्स की तरफ ये आक्रामक रुख मेन डेयरी बिजनेस में चल रही लगातार महंगाई को मात दे पाएगा? कच्चे माल की आसमान छूती लागत और हाई मार्जिन वाले इन नए प्रोडक्ट्स के बीच हेरिटेज फूड्स एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। ये देखना सच में बहुत दिलचस्प होगा कि क्या ये प्रीमियम स्ट्रैटेजी उनके मुनाफे के उन सुनहरे दिनों को वापस ला पाएगी या फिर महंगाई की ये मार इन सभी कोशिशों पर भारी पड़ेगी। ये था आज का डिटेल एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबाना ना भूलें। अगला एनालिसिस आपको किस स्टॉक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।